बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं आपका अपना अख्तर अब्बास और मेरा सलाम पहुंचे। आज आपके कमेंट्स हैं और मैं हूं। और पहला कमेंट्स लव लाहौर ने कहा कि सर जी खुदा करे लोग बदल जाएं, इंसान ज़िंदा रहता है पर अंदर से मर जाता है। अच्छा, ये मारने वाले के और नहीं होते, आपके अपने होते। और जब आपको ऐसा दुख मिलता है तो उसका अजाला सिंपल ये होता है कि जब आपकी बारी आए तो आप लोगों को ना मारें, पर हम ये करने से बाज नहीं आते। सन किड ने कहा है कि सर हम कान पीछे करने के लिए बच्चे के कानों पे सनी प्लास लगा देते थे। अच्छा, ये माएँ हैं, इनको कौन अकल देता है? ये मेरा रब है। हमने बहुत सारे बच्चों के सर पिचके हुए देखे एक साइड को। अच्छा, जब बच्चा बड़ा होता है ज़रा में बहुत दुख होता है कि सर नहीं बना हुआ। तो सराइकी जो पट्टी है और जो ख़ास तौर जनूबी पंजाब की पट्टी है, वहाँ चावलों को प्लेट में रख के किया जाता था। मलमल में चावल रख के उसका बना दिया जाता था और बच्चे का जो ये है पिछला हिस्सा उसमें रखा, तो चारों तरफ वो होते थे चावल। तो इतना खूबसूरत और गोल सर बनता था। जब तक मेरे बच्चे पैदा हुए तो बाज़ार से फिर वो एक बिन्नू से मिल जाते थे, हम उनके लिए वो लेके आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सर बहुत अच्छे बने। ये बंदे को बड़े होने के बाद पीछे आप सर पे हाथ फेरें और बिल्कुल ऐसा हो, बंदे की टेंड हो, तो पता चलता है कि सर का क्या हाल ख़राब है। माँ अच्छी वो है जो अपने बच्चों के चीज़ों का ख्याल करे। खुदा ना खासा बचपन में आपके बच्चे की आंखें टेढ़ी हों तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, डोंट टेक इट ईजी। फ़ौरन किसी आई स्पेशलिस्ट को मिलिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंस इन सफिशेंसी, यानी एक आई बॉल इधर है, एक आई बॉल इधर है और आप सामने देख रहे हो तो आप दो बंदों को बात कर रहे हो। तो इनफैक्ट लोग इसको पंजाबी में तो फिर बहुत बुरा भला कहते हैं, भेंगा कहते हैं, पेंगी पेंगा। तो ये अब तुम्हें वो गाली जैसा लगता है, लेकिन उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। कहीं माँ के खाने में प्रॉब्लम रहा या कहीं सास ने ख्याल नहीं किया, उस दौरान जब बच्चे की बुनत हो रही होती है, ब्रेन और उसके आज़ा बन रहे होते हैं, इवन शक्कर ज़्यादा खाने पीने से मसला हो जाता है। तो जितनी ख़वातीन हैं ये अकल से काम अगर लिया करें, या उनकी माएँ और सासें भी, तो अपनी पूरी नस्ल को खूबसूरत रख सकते हैं। बाज़ के जिस्म पूरे नहीं बन पाते, बाक़ी के दिमाग पूरे नहीं बन पाते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में गौर करते रहना चाहिए। क्यूटर कहती हैं कि सर जी आपका गार्डन बहुत अच्छा है, ऐसा गार्डन मूवीज़ में देखने को मिलता है। अच्छा, वो आपने जो फूल देखे वो इतने खूबसूरत, उसके बिल्कुल साथ गुलाब का पौधा है। कल और परसों उस पर डोडियाँ लगी, चूँकि वो पौधा बड़ा है ज़रा। अभी मैंने उसको कुछ दिन पहले काटा, वरना वो 12 फुट ऊंचा था, यानी हमारी छत को क्रॉस कर गया था, जो सेन के 7 कमरे की छत है। तो अब उस पर आज मैंने देखा को 22 फूल खिले हुए। अच्छा, ये भी लाल हैं, जो साथ वाला फूल है वो भी लाल है, लेकिन दोनों की सुर्खी में मेरे रब ने ऐसी खूबसूरती, इतना फ़र्क है। अभी जो मेरे ऑफिस के फूल खिले हैं उसमें एक पौधा मैं लेके आया था बागे जना से, उस पर येलो और ऑरेंज के बिल्कुल साइज़ के और रंग के फूल खिले बेशुमार, यानी हर शाख पे, नीचे से तो एक ही है और उसका ऊपर से शाखें बहुत ज़्यादा हैं। इसी तौर पे जो वहाँ किस्में हैं बिल्कुल पिंक भी है और बिल्कुल ये जो बीर बोटी वाली सुर्खी होती है वो भी उसमें है। हर पौधे को देख के जो प्यार आता है और उससे बातें करने को दिल करता है, आपको बहुत यू फील हेल्दी, अंदर से आपको अच्छा लगता है। नादिया ने कहा सर ये आइस रोलर कहाँ से मिलता है? बेटा वैसे तो आप चीन से मंगवा सकते हैं, और वहाँ से नहीं मंगवाना चाहें तो मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए 0300 041 9942। ये हमजा एजाज साहब होते हैं, वैसे मन मौजी हैं, यानी मन आए तो रात को 10 बजे भी फ़ोन सुन लें और मन ना हो तो बाज़ दफ़ा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। वैसे 9 से 9 तक का टाइम आप रखा करें फ़ोन करने को, तो उनसे आप आइस रोलर भी मंगवा सकते हैं और जेड रोलर भी मंगवा सकते हैं। जो जेड रोलर हैं वो ये होते हैं, ये आँखों के नीचे, ये गालों पे, गर्दन पे, और जो आइस रोलर हैं अगर मुझे मिल गया कहीं तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। आइस रोलर वो गर्मियाँ हैं, चूँकि तो गर्मियों में आप फ्रिज में उसको रखेंगे, वो बहुत ठंडा होता है और उसका अपना की इम्पैक्ट है, तो वो आप इनसे मंगवा लीजिए। मेरे ख्याल कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका मज़ा ज़्यादा है। अच्छा जी, इज़्ज़त कहती हैं सर जी मेरा बर्न आउट बहुत सीवियर है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? मेरे बच्चे, मेरे रब ने दुनिया में स्वाए मौत के और कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी सर जिसका इलाज मुमकिन ना हो।
तो बर्नआउट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़ाहिर है इलाज करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ ना जी। चूँकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में और कॉर्पोरेट से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाते हुए ये बर्नआउट का लफ्ज़ आया था पिछले को 20 सालों में, यानी फर्स्ट टाइम लोगों को समझ भी नहीं आता था। हमने लफ्ज़ सुना हुआ टर्नआउट। टर्नआउट होता पैसे का, खर्च कितना है, आमदनी कितनी है, तो हर एक को टर्नआउट समझ आता है, बर्नआउट किसी को समझ ही नहीं आता था। हुआ ये कि जब मैं HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक जो सबसे शानदार कोर्स था पाकिस्तान में पहला शुरू हुआ था, ये हुआ था लाहौर में, और मेरी यूनिवर्सिटी ने उस ने मेरी 35,000 फीस पे की और मुझे कोर्स करने भेजा। उस कोर्स में बड़े बड़े उम्दा लोग थे। ये इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे मालिक मियाँ अब्दुर्रहमान साहब, ये उसमें थे। इस तौर पे एक सेक्रेटरी साहब थे भट्टी साहब, और लम्स के और ये जो पैकेजेस है उसके फ्रांस के हेड। अच्छा, हर बंदा मुख्तलिफ बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों से लोग थे, टॉप के लोग थे, सारे 35 लोग थे। जो हमें टीचर मिले एक से एक आला, एक से एक शानदार, सब कॉर्पोरेट से मुतालिक थे। मिस मदीह से हम पहली दफ़ा वहाँ मिले। मिस जो पर्ल कॉन्टिनेंटल की HR की थी, वो हमें फ़र्स्ट टाइम उनसे मुलाकात का और उनकी ट्रेनिंग को पैटर्न को देखने का मौका मिला। तो वही हमें एक हमारी टीचर ने बताया कि वो शी बिन टू जापान, तो वहाँ किसी वो टोक्यो के साथ ही कंपनी थी, वहाँ वो गए। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ लोगों का टर्नआउट क्या है। अच्छा, ये जब लोगों का टर्नआउट पूछते हैं तो इसका मतलब था कितने लोग जल्दी छोड़ के जाते हैं। आमतौर पे बड़े अदारों को लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये अदारे की स्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी होती है। तो उसको समझ नहीं आई कि ये बात क्या कर रही है। इन्होंने को 5-6 सवाल पलट पलट के पूछे। उसने कहा, ओ माय गॉड, यू आर आस्किंग अबाउट द लास्ट पर्सन हु लेफ्ट अस, आर यू? तो उसने कहा, यस, इट्स अ क्वेश्चन। तो उसने कहा, ओ इट हैपेंड 20 years back and she was not leaving, she was not willing to leave, she was so ill that company doctor recommended her for a long leave, so she went and never came back. इसका मतलब है कि लोग अपने काम से इतना मोहब्बत करते हैं, उनका अंदर बर्नआउट नहीं हो रहा होता। तो जब बंदा अंदर से तंग होता है, अच्छा हम तो अजीब लोगों से वास्ता पड़ता है ना, हम नौकरी ज्वाइन करते हैं, आगे से एक बूटा मिलता है, वो कहता है तू कितने फंस गया, वाई आर यू हियर, दे आर नॉट गुड पीपल, कंपनी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, प्यारी हो, अच्छी हो, यहाँ कहाँ आ गई। तो मैं ऐसी बच्चियों से कहता होता हूँ कि बेटा जी उनसे पूछा करो कि हमें तो तुम ये कह रहे हो, ज़रा ये भी तो बताओ तुम यहाँ कितने अरसे से हो। तो पता चलेगा कि 18 साल से, 19 साल से, यानी खुद कंपनी नहीं छोड़ी, खुद जोंक की तरह चिमटा हुआ है, पर लोगों की ओरिएंटेशन उनको अंदर से आग दिखा रहा है, आग लगा रहा है, ताकि कोई अच्छा बंदा वहाँ टिके ना और उसको बर्नआउट शुरू में हो और छोड़ के चला जाए। इससे आप स्टेबल नहीं होते कहीं ना कहीं। पता मुझे याद है, मैं एक ट्रेनिंग पे गया, इट वाज इन कराची, और उसमें उनके MD और GM सब लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कुछ टेस्ट लेने शुरू किए, और टेस्ट में बिल्कुल फ्रेंडली लेता हूँ, पर उसमें इंसानों का पता चल जाता। 7 टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें बंदा बिल्कुल निखर के ऐसे सामने आता है जैसे फटकरी डाले तो पानी साफ़ हो जाता है। तो 1-2 लोगों के बारे में मैंने उनके GM को कहा कि ये जो दोनों लोग हैं ये अंदर से इतने कंफ्यूज्ड हैं, और अदारे के बारे में उनके अंदर एक हेट्रेड है, ये जहाँ जहाँ बैठेंगे लोगों की ओरिएंटेशन ख़राब करेंगे, ये लोगों की सेटिस्फेक्शन को ज़ीरो पे ले जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क अफेक्टिवली, इवन दे आर नॉट विलिंग कि जी वो काम भी वो मारे बांधे एक चला रहे हैं कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं तो हमारी तनख्वाह लगी हुई है। तो ऐसे बंदे कंपनी के रिज़ल्ट को ख़राब करते हैं, अदारे के कल्चर को ख़राब करते हैं, वो वहाँ बर्नआउट पैदा करते हैं, वहाँ लोगों को डिससेटिस्फेक्शन पैदा करते हैं। तो उनके GM ने कहा, सर मैं यहाँ 4 साल से हूँ, मुझे अब पता चला कि दे आर नॉट गुड पीपल। तो आपको पहले घंटे के यानी आखिरी मिनट थे कैसे पता चल गया कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम। देखिए, ये जो बसीरत है ये इसी का दम होता है, इसी का वज़न होता है, इसी की कीमत होती है। यही आप हकीम नब्ज़ पे हाथ रखता था तो पहचानता था, और डॉक्टर जो है वो आपके टेस्ट वो इतनी जहमत नहीं करता, वो कहता टेस्ट करा के लाओ, मशीनें बताती हैं तो वो उनके मुताबिक रिज़ल्ट निकालता है।
पर इंसानों को जानना, जांचना, आंकना, ये तो आपकी आंख का काम है। ये तो आपका यहाँ जो पकता है उसके मुताबिक फिर आप उन चीज़ों को बेहतर करते। ओके जनाब, कहते हैं कि सर जी मस्जिद में औरत जाकर नफल अदा करे, मेहरबानी से बताएं क्या कर सकती है। ये आसमा पूछती हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर सकती। हम जब भी सफ़र पे जाते हैं जहाँ मस्जिद में टाइम हो नमाज का, मैं वहाँ गाड़ी रोकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी अहलिया जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, एक साइड पे पढ़ लेते। क्या ये शूदर हैं? यानी औरतें रब की मखलूक हैं, जितना मेरा ईमान उतना उनका ईमान, जितनी मेरी इज़्ज़त उतनी ही उनकी इज़्ज़त, जितना मेरा नामा माल उन पे भी वही नामा माल, वही 2 फरिश्ते उन पे हैं। अच्छा, बहुत मुमकिन है अजर में और दुआओं में वो मुझसे ज़्यादा वो हों। ये तो दुआएं तो अल्लाह कबूल करने वाला। तो हम कौन होते हैं अल्लाह के घर में किसी को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो औरतें फजर में साथ होती थी, पीछे नमाज़ पढ़ रही होती थी, और अल्लाह के रसूल कहते थे जब कोई बच्चा रोता है तो मेरा दी चाहता है कि मैं सूरत को छोटा कर दूं और जल्दी नमाज से फ़ारग हो लूँ ताकि ये खातून चली जाए, अपने बच्चे को दूध वूध पिलाना है पिला ले। इसी तौर पे जब सलाम फेरते थे तो ख़वातीन को पहले जाने की इजाज़त होती थी, और पूरे मदीना मुनव्वरा में कोई टेंट सर्विस नहीं थी। ये हमारी आज की जो नेक ख़वातीन है ना, ये बहुत किसी गलत फहमी का शिकार हैं। इस्लाम पर्दे के लिए नहीं उतरा हुआ, इस्लाम ईमान की खूबसूरती और लज्जत को, इंसान हो, खातून हो, मर्द हो, दोनों को अल्लाह की मोहब्बत में मुब्तला करने और उसकी लज्जत देने के लिए उतरा है, प्रोसेस के लिए नहीं उतरा। हम प्रोसेस से मोहब्बत करने लगते हैं। मुझे एक दफ़ा खातून ने किसी उसमें कहा ट्रेनिंग में कि सर ये पर्दा बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरी है, पर यह आपकी हिफाजत के लिए है, इस्लाम इसके लिए नहीं उतरा, ये पर्पज़ नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको गलत फहमी है। फिर मैंने उन्हें कहा मिसाल के तौर पे जो सफाई है वो निस्फ ईमान है, इसका मतलब ईमान का हिस्सा है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने जोर दिया। अच्छा, एक खातून जिसने लिया हुआ है कुछ और दिनों से उसने सफाई का केयर नहीं की, तो पास बैठने वाली को वो इस्लामी नहीं लगेगी, उसके अंदर से हमक आएगी, आप साथ खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते। कितनी नेक दिल ख़वातीन चली ऐसी हैं, अपने कपड़ों को धोती नहीं है, क्योंकि नीचे वाले पहने हुए तो पहने रखे, ऊपर से वो ले लिया। तो ये अच्छी नहीं है अंडरस्टैंडिंग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस्लाम और दीन का मिजाज चीज़ों से मोहब्बत का है ही नहीं। अगर कोई इंसान भी अपने गिर्द लोगों को घुमाने लगे तो वो जाली है। पूरा मंशा इस तालीम का और तरबियत का, लोग अंदर से खूबसूरत हों, बेहतरीन हों। और बेहतरीन कब होंगे? जब अपने रब से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत उनसे अताअत करवाती है, उनसे करीब होते हैं और उसकी खुशी के लिए सिर्फ अच्छे काम करते हैं, बरों से बंदा दूर होता जाता है। ले जनाब, आप सलामत रहिए। बर्नआउट दुनियादारों को भी होता है, दीनदारों को भी होता है, माशी तौर पे कमज़ोर लोगों को भी होता है, सोशली तौर पे गुनाहगारों को भी होता है। जहाँ जहाँ आपका दिल धड़कता है, मुतमिन नहीं होता, वहाँ पे बर्नआउट होता है और इसका इलाज करवाना चाहिए। इसका इलाज काउंसलिंग हम 3 सेशन लेते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा डिप्रेशन में ले जाता है, एंजाइटी में, फिर आपके अंदर तनाव होता है और फिर ये मुश्किल डिप्रेशन बन के आपको लमलेट कर देता है। यू आर अनएबल टू परफॉर्म नॉर्मली। रिश्ते आपके ख़राब हो जाते हैं, नौकरियां ख़राब हो जाती हैं, आपका तासुर ख़राब हो जाता है। इसलिए बेहतर है जब ये मसला होने लगे फ़ौरन उसको हल किया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।